स्वागत है आपका इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे मिशन की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सच में इतिहास रच दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभूतपूर्व फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जिसे ऑपरेशन मनी रिकवरी कहा जाता है। हम उस डेटा, उन बेहतरीन रणनीतियों और शानदार कूटनीति पर बात करेंगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई फौज भेजे, कोई 38,000 करोड़ रुपए का छिपा हुआ काला धन वापस कैसे ला सकता है? सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब किसी हथियार में नहीं, बल्कि प्योर इंटेलिजेंस, बहुत ही सटीक प्लानिंग और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के कमाल के कॉम्बिनेशन में छिपा है। आइए इस पूरे सीन को इमेजिन करते हैं। मार्च 2018 का वक्त था, रात के ठीक 11 बज रहे हैं और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वीआईपी लॉन्च एकदम शांत है। तभी रनवे पर एक प्राइवेट जेट रुकता है और एक बिजनेसमैन हाथ में एक छोटा सा सूटकेस लिए अंदर आता है। चेहरा शांत, लेकिन एक अजीब सी ठसक। लॉन्ज में पहले से ही एक 55 साल का शख्स बैठा है, सफेद बाल और चेहरे पर कोई भाव नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान भारत की सबसे तेज खुफिया एजेंसी का एक अहम हिस्सा है। और जैसे ही वो बिजनेसमैन वहां पहुंचता है, वो खुफिया अफसर अपनी जगह से उठता है और बड़ी शांति से सिर्फ एक लाइन कहता है, पीएम ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। बस इतना सुनना था कि उस ओवर कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। और यहीं से ट्रिगर होता है वो 72 घंटे का ऐतिहासिक काउंटडाउन, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिकवरी मिशन बनने वाला था। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और ये सारा पैसा देश से बाहर गया कैसे? इसका एक सीधा सा जवाब है हवाला। देखिए, इस सिस्टम में पैसे का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर पैसे भेजने हैं तो आप बस एक एजेंट को कैश देते हैं, वो एक फोन घुमाता है और दूसरे शहर में उसका पार्टनर वो रकम आपके जानने वाले को दे देता है। ना कोई पेपर वर्क, ना कोई रिकॉर्ड, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चलता है। और इसी लूपहोल का फायदा उठाकर सारे लीगल फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम्स को चकमा दिया जा रहा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। डेटा के मुताबिक 1991 से लेकर 2014 के बीच लगभग इतना ही ब्लैक मनी भारत से बाहर भेजा गया था। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि थ्योरेटिकली इस पैसे से पूरे देश को अगले 50 साल तक मुफ्त बिजली दी जा सकती थी। मतलब ये सिर्फ कोई टैक्स चोरी नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा आखिर दुबई ही क्यों जा रहा था? इसके कुछ बहुत ही सॉलिड कारण थे। पहला, वहां जीरो इनकम टैक्स था। दूसरा, कोई आपसे ये नहीं पूछता था कि ये पैसा आया कहां से। और कनेक्टिविटी ऐसी जैसे दिल्ली से जयपुर जा रहे हों। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहां फर्जी नामों से प्रॉपर्टी खरीदना या बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान था। तो जाहिर सी बात है, दुबई उन करप्ट बिजनेसमैन, बिल्डरों और नेताओं के लिए एक परफेक्ट सेफ हेवन बन चुका था जिन्हें अपना पैसा छुपाना था। लेकिन फिर आता है साल 2014, जब हमें एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल इस मुद्दे पर फोकस करते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि अजीत डोभाल कोई रेगुलर ब्यूरोक्रेट नहीं थे। वो एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके थे जिन्होंने पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर बिताए थे। और उनके इसी बैकग्राउंड ने इस ब्लैक मनी के मुद्दे को टैकल करने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव और प्लानिंग बेस्ड अप्रोच को जन्म दिया। अब अप्रोच तो बन गई, लेकिन दुबई में छिपा वो पैसा खोजना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब एक सीनियर ऑफिसर, जिन्हें हम यहां शर्मा जी कहेंगे, उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल नोटिस की। उन्हें पता चला कि दुबई में हर एक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, ओनरशिप और खरीद फरोख्त का सारा डेटा एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट में। और बस यही वो मास्टर की थी जो इस पूरे खजाने का ताला खोल सकती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक दूसरे संप्रभु देश से ये डेटा हासिल कैसे किया जाए। अग्रेसिव होकर डिमांड करना यहां बिल्कुल काम नहीं आता, तो डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया गया। देखिए, भारत यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और वहां करीब 30 लाख भारतीय भी रह रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए 2015 में पीएम मोदी यूएई गए, जो 34 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस MBZ के साथ रिश्ते मजबूत किए, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इस डिप्लोमेसी का नतीजा क्या निकला? एक बेहद ही अहम ट्रीटी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। इस ट्रीटी के तहत
अब दोनों देश टैक्स चोरों को ट्रैक करने के लिए एक दूसरे का फाइनेंशियल डेटा शेयर कर सकते थे। इसे टेस्ट करने के लिए शर्मा जी ने कुछ नामों की एक छोटी सी लिस्ट यूएई भेजी, और जब वहां से आया डेटा बिल्कुल 100% मैच कर गया तो टीम समझ गई कि अब दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे शानदार हिस्सा है। इस चक्रव्यूह को देखिए। देश की 4 सबसे ताकतवर एजेंसियां रॉ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और एफआईयू, इन सबको मिलाकर एक सिंगल स्ट्राइक यूनिट बनाई गई। भारतीय इतिहास में ऐसा कोलैबोरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। ये चारों एजेंसियां ईगो और जुरिस्डिक्शन को साइड में रखकर एक ही टारगेट के लिए एक साथ काम कर रही थी। और जब इस जॉइंट टीम ने अपना काम शुरू किया तो जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो किसी के भी होश उड़ा दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 800 से ज्यादा ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जिनकी डिक्लेयर्ड इनकम और दुबई के एसेट्स में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, जो इंसान भारत में अपनी कमाई सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना दिखा रहा था, उसके नाम पर दुबई में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी थी। कुल मिलाकर इस टीम ने करीब 38,000 करोड़ रुपए की पहचान कर ली थी। ये पूरी सिचुएशन उन डिफॉल्टर्स की मानसिकता को बहुत ही परफेक्टली दिखाती है। चलिए बिजनेसमैन रस्तोगी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ था इसका ओवर कॉन्फिडेंस, दुबई में 14 प्रॉपर्टीज, 2300 करोड़ का साम्राज्य, और ये हंसते हुए कहता था कि इंडियन कोर्ट्स मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगी। लेकिन दूसरी तरफ थी रियलिटी। उसे भनक तक नहीं थी कि वो एक इतने बड़े अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल जॉइंट ऑपरेशन के रडार पर आ चुका है। फाइनली मार्च 2018 में इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया। ये इस एक्सप्लेनर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पीएम मोदी ने पर्सनली यूएई के क्राउन प्रिंस को कॉल किया और इस ऑपरेशन में सपोर्ट मांगा, और उन अच्छे डिप्लोमैटिक रिश्तों का नतीजा देखिए। यूएई ने तुरंत ग्रीन सिग्नल दे दिया। इंडियन एजेंसीज को दुबई की धरती पर ऑपरेट करने की पूरी छूट मिल चुकी थी। तो चलिए देखते हैं कि अब ये थ्रिलर आगे कैसे बढ़ता है। शुरू होता है 72 घंटे का वो जबरदस्त काउंटडाउन। पहले 24 घंटे थे इन्फिल्ट्रेशन के। हमारे एजेंट्स अलग अलग फ्लाइट से दुबई पहुंचते हैं, वहां के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर से मिलते हैं और डेटा क्रॉस चेक करते हैं। दूसरे 24 घंटों में मचती है असली दहशत। अचानक से सारे टारगेटेड बैंक्स अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं और उन बिजनेसमैन को समझ आ जाता है कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। और आखिरी 24 घंटे थे सेटलमेंट के, जहां उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो चुपचाप पैसा वापस करो या फिर पब्लिक ट्रायल और जेल के लिए तैयार हो जाओ। अब याद है वो रस्तोगी जो भारतीय कानून का मजाक उड़ा रहा था? उसकी हालत अब देखने लायक थी। उसी वीआईपी लॉन्ज और बंद कमरों में वो इंसान जो खुद को सिस्टम से ऊपर समझ रहा था, अब कांपते हाथों से 2300 करोड़ रुपए के सेटलमेंट पेपर्स पर साइन कर रहा था। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रिकवरी नहीं थी, ये एजेंसियों की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी। खैर, हर कोई इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। एक और बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी थी, जिसे हम कपूर कहेंगे। इस शख्स के पास दुबई में प्रॉपर्टीज और बिजनेस के नाम पर पूरे 4100 करोड़ रुपए का एम्पायर था, और जब कपूर को इस ट्रैप का पता चला तो उसने बिना लड़े सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। कपूर ने एक फुल प्रूफ एस्केप प्लान बनाया। उसने अपना प्राइवेट जेट रेडी करवाया ताकि वो सीधा लंदन भाग सके, लेकिन वो भूल गया था कि उसके सामने रॉ खड़ी है। हमारे एजेंट्स ने इस मूव को पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था और यूएई एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया। जैसे ही कपूर एयरपोर्ट पहुंचा और उसका पासपोर्ट स्कैन हुआ, स्क्रीन पर फ्लैश हुआ ट्रैवल बैन, गेम ओवर। बाद में एक अधिकारी ने बताया था कि अगर कपूर सिर्फ 6 घंटे पहले निकल जाता तो वो इस पूरे जाल से आसानी से बचकर निकल चुका होता। तो कपूर को भी झुकना पड़ा, और ऐसे ही एक के बाद एक कई हजार करोड़ रुपए वापस इंडिया लाए गए। अब इस पूरे ऑपरेशन से हमें क्या समझ आता है? आज के इस डिजिटल एरा में जहां डेटा पलक झपकते ही बॉर्डर्स पार कर लेता है, वहां इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम्स से लड़ने के तरीके को कैसे रीशेप करती रहेगी? इस 38,000 करोड़ के मिशन ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर सॉलिड पॉलिटिकल विल हो, कूटनीति का सही इस्तेमाल हो और डेटा आपके साथ हो, तो दुनिया का कोई भी कोना इन टैक्स चोरों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या आने वाला वक्त में ऐसे क्राइम्स के लिए सच में कोई छुपने की जगह बचेगी?